गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपने नेल्सन समीकरण पढ़ी थी और उसके बाद में अपने साम्यावस्था स्थिरांक और मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा जिसका अपने अध्ययन कर लिया, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल अपने एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं, 3 न्यूमेरिकल है। 3.4 उदाहरण नंबर 3.5 और उदाहरण नंबर 3.6। ये न्यूमेरिकल है। ये सेल के इलेक्ट्रोड विभव, नेल्सन समीकरण, साम्यावस्था स्थिरांक और मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, उससे संबंधित न्यूमेरिकल है। पहले ये न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पीएच 10 वाले विलियन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। विलियन का 10 वाले विलियन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए है। किसके लिए है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। मैंने पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिखा है, बुक में दे रखा है, वो कर लेना आप। देखिए अब इसका आंसर देखो, आपको क्या दे रखा है? पीएच इजिकल टू 10। पीएच होती क्या है? पीएच क्या होती है? कोई भी विलयन में उपस्थित एच आयनों के ऋणात्मक लघु गुणक को, ऋणात्मक लोग को हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। अब पीएच का मान अपने को दे रखा है, कितना है? 10 माइनस लॉग ऑफ एच आयन कितना है? 10। या अपने साइन चेंज करें दिए, क्या हो जाएगा? -10। ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एच आयन। अब आपको एच आयन ज्ञात करना है, एच आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रोड विभव बाद में अपने देखेंगे समीकरण। मैं डायरेक्ट आपको बताता, इस पीएच 10 वाले विलियन में एच आयनों की सांद्रता 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर होती है, तो आपकी क्लियर नहीं होती। अब अपने एच आयनों की सांद्रता निकालेंगे तो वो क्या होगी? माइनस लॉग ऑफ एच आयनों की सांद्रता है, वो क्या होगी? यहां पर गौर करना कि ये लॉग होगा, यहां पे भाग में आएगा। 1/log को बोलते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग -10। मैंने आपको बताया था एंटी लॉग का नियम है कि जो दशमलव से पहले जो संख्या आएगी वो क्या होगी? 10 की पावर घातांक पद में आएगी। तो अच्छा, एंटी लॉग 10 का मान किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -10। मैंने सुबह भी बताया था एंटी लॉग 2 का मान किसके बराबर होता है? 100 के। एक बार वापस देख ले, जैसे अपने जानते हैं log 100 का मान निकालना है। log 100 का मान साइड में देखना, log 100 का मतलब 10 की पावर 2। ये किसके इक्वल होगा? 2 log 10। आपको पता है log में घातांक पद है, वो log से आगे आ जाता है। log 10 का मान कितना होता है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? log 10 की पावर 2 इजिकल टू 2। या अब log को तिरछा गुना करेंगे, वज्र गुना करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 10 की पावर 2 किसके बराबर आएगा? 1/log, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटी log 2। एंटी log 2 का मान कितना है? 10 की पावर 2। एंटी log 3 का मान कितना होगा? 10 की पावर 3। एंटी log 35 का मान कितना होगा? 10 की पावर 35। एंटी log -10 का मान कितना होगा? 10 की पावर -10। यहां से आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो, लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो यहां पे निकालोगे। अब अपने को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसमें जो सेल अभिक्रिया होती है, मैंने आपको बताया है कोई भी इलेक्ट्रोड हो उसमें अपने इलेक्ट्रोड अभिक्रिया देखेंगे तो कौन से पढ़ेंगे? अपने अपचयन विभव। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है? H2 बना लेता है। इस अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? E हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या E इलेक्ट्रोड इक्वल क्या होगा? E0 SH। ये कहाँ से आएगा? नेल्सन समीकरण से। -0.0591/n। n क्या है? अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रोड का अपने को इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो उसकी कौन सी अभिक्रिया लिखनी है? अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अपचयन अभिक्रिया ये होती है, एच आयन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? H2। फिर क्या आता है? लॉग उत्पाद का द्रव्यमान या सक्रिय द्रव्यमान बटा में क्रिया कारक का सक्रिय द्रव्यमान। उत्पाद कौन है? हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान बटा में एच आयन का सक्रिय द्रव्यमान। आपको पता है हाइड्रोजन शुद्ध अवस्था में इसकी सांद्रता कितनी होगी? 1 होगी। और 1 की पावर कितनी क्यों ना हो, उसका उत्तर कितना होता है? 1। ठीक है।
अब यहाँ पे ई इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बराबर, ये आपको याद करना है, SHC का मान कितना होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 है, -0.0591। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 log 1/H की सांद्रता। मैं ये रफ कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बताया था। अब अपने आगे देखेंगे H की सांद्रता, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किसके बराबर आएगा, इसका मान मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0। ये तो 0 लिख दिया, क्या रहेगा, -0.0591 log 1/H की सांद्रता कितनी है, 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर, ये निकाल लिया। अब एक नियम और होता है कि log में इधर को पावर क्या है, माइनस में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही ऊपर आएगा हर से अंश में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 0.0591 log 10⁻⁻10। अब log का एक नियम और होता है कि जो घातांक पद है वो क्या आते हैं, आगे आ जाते हैं। तो ये आगे आएगा तो ये किसका आएगा, माइनस का, तो 0.0591 इंटू -10 log आधार 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये उत्तर कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना आ जाएगा, माइनस का 10 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 0.591 वोल्ट। ये आपका आंसर है। अब एक बार विजन देख लो, इसमें कुछ नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। पीएच होती है वो अचायनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होती है। ऐसे सवाल आते हैं तो पीएच 4 होगी तो उसमें अचायनों की सांद्रता कितनी होगी, 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर। फिर भी आप एंटी लॉग से क्या निकाल सकते हो, अचायनों की सांद्रता निकाल सकते हो। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे जो सेल अभिक्रिया होती है उसे अपने कोई भी, ये किसका भी कार्य क्यों ना करे, इसे किसके रूप में लिखेंगे, अपचयन विभव के रूप में। अपचयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। अब कई बच्चे ये कहते हैं मेरे को, साइड में बता रहा हूँ कि सर ये अभिक्रिया तो ये होती है 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन H2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके समीकरण बना के देखो, ई इलेक्ट्रोड इजिकल टू ई नोट SHG, इसका मान तो 0 है ही, -0.0591 बटा n। यहाँ पे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितना था, 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 log हाइड्रोजन की सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है, 1 बटा में H का सक्रिय द्रव्यमान की पावर 2, क्योंकि सभी अभिक्रिया में कितने H भाग ले रहे हैं, 2। ठीक है, तो ये तो 0 आ जाएगा, -0.0591 बटा 2 log 1/H की सांद्रता किसके। आपको मैंने बताया था log में हर पद अंश में आएगा तो चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, log H की सांद्रता की स्क्वायर। और log का नियम क्या होता है, पावर होती है वो क्या आती है, आगे आ जाती है, 2 आगे आएगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये रफ काम है। तो H यहाँ पे 2 H लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 H लोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, बात एक ही है, उत्तर वही आना है। अब अपने बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, निकिल सिल्वर इलेक्ट्रोड, जिसका इसमें आपको पहले पता होना चाहिए, सवाल दे रखा है Ni, कोई गैल्वेनिक सेल है, उसमें निकिल इलेक्ट्रोड सिल्वर आयन से क्रिया करके निकिल आयन और सिल्वर बना रहा है। इस सेल का आपको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। इसमें सिल्वर आयन की सांद्रता दे रखी है और निकिल आयन की सांद्रता दे रखी है। तो पहला काम क्या होगा, अपने को यहां पर एनोड कौन है, कैथोड कौन है, एनोड कौन है और कैथोड कौन है। और इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल दे नहीं रखा, दिया मिलेगा। इसका मानक विद्युत वाहक बल है वो आपको मैंने कल परसों भी कराया था, 1.05 वोल्ट होता है। और ये आपको दिया मिलेगा, रट्टा मार के याद नहीं करना है। अब बात आती है कि इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करोगे।
आंसर नंबर 2। तो ई सेल किसके इक्वल होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा एन लॉग क्यूसी। क्यूसी क्या होता है? उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा में क्रिया कारक का सक्रिय द्रव्यमान। इस अभिक्रिया में उत्पाद ये 2 है, क्रिया कारक ये है। ठीक है, तीसरा सवाल मैंने पूरा लिखा भी नहीं है, बाद में लिखूंगा। इस अभिक्रिया में अब आपको करना क्या है? इस अभिक्रिया में पहले देखो एनोड कौन है। निकिल किस में चेंज हो रहा है? निकिल आयन में। निकिल का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ये किसका काम करेगा? एनोड का। और ये किसका काम करेगा? कैथोड का। सॉरी, सिल्वर आयन किस में चेंज हुआ? सिल्वर में। वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको ये दे देना इस अभिक्रिया में निकिल का मानक इलेक्ट्रोड विभव तो माइनस का 0.25 वोल्ट है और सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.80 है, ये मानना दे, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे ई सेल का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? उसका मानक विद्युत वाहक बल माइनस 0.0591 बटा एन लॉग क्यूसी। क्यूसी क्या है? अभिक्रिया भागफल उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा में क्रिया कारक का सक्रिय द्रव्यमान। और सेल का मानक विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो इस समीकरण में ई सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड, सेल की जगह क्या लिखोगे? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड माइनस 0.0591 बटा 2, क्योंकि इस अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने? 2। निकिल 2 पॉजिटिव में चेंज हुआ, उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 2। और 2 सिल्वर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बने? सिल्वर। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने? 2। लॉग क्यूसी क्या होता है? उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा में क्रिया कारक का सक्रिय द्रव्यमान। उत्पाद कौन है? निकिल आयन का सक्रिय द्रव्यमान इंटू 2 सिल्वर का सक्रिय द्रव्यमान बटा में निकिल का सक्रिय द्रव्यमान इंटू 2 सिल्वर आयन का सक्रिय द्रव्यमान। 2 का मतलब सिल्वर आयन की सांद्रता को 2 बार लिखना है। आपको पता आधार समान होगी तो घातें जुड़ जाएगी। आधार इसका घात 1 है, इसका घात भी कितनी है? 1, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी? स्क्वायर। अब आपको साइड में पता है कि सिल्वर है चाहे निकिल है, शुद्ध ठोस पदार्थ की सांद्रता कितनी होती है? सदैव 1 मोल प्रति लीटर होती है। तो यहाँ पे ये सांद्रता इकाई है, 1 की स्क्वायर भी क्या होगी? 1। अब यहाँ पे समीकरण क्या बन गई? ई सेल बराबर ई नोट कैथोड। कैथोड का कार्य कौन कर रहा है? सिल्वर इलेक्ट्रोड। इसका मानक इलेक्ट्रोड व्यू कितना है? 0.80 वोल्ट माइनस एनोड का काम कौन कर रहा है? निकिल इलेक्ट्रोड। और इसका इलेक्ट्रोड व्यू कितना है? माइनस का 0.25 वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस क्या आएगा? 0.0591 बटा 2 लॉग निकिल आयन का सक्रिय द्रव्यमान बटा में 2 सिल्वर आयन का सक्रिय द्रव्यमान। अब ये तो हो गया 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 बटा 2। अब इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। लॉग निकिल आयन का सक्रिय द्रव्यमान कितना है? 0.160। सिल्वर आयन का सक्रिय द्रव्यमान कितना है? 0.002। स्क्वायर इसलिए क्या करेंगे? 2 बार करेंगे, 0.002। ये पॉइंट हटाया, कितने जीरो आए? नीचे 3। ऊपर ये पॉइंट हटाए तो ऊपर कितने शून्य आए? 6। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो गया? ये किसके बराबर आ जाएगा? 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 बटा 2 लॉग। देखो ये पॉइंट हटाए तो 0.30 यहाँ पे आई 3 जीरो, ये ऊपर आई 10 की पावर 6 और यहाँ पे पॉइंट हटाए तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। 3 जीरो कट जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 10 की पावर 3 ऊपर बचेगी। तो ये हो गया 160 इंटू 10 की पावर 3 बटा 4 या 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 बटा 2 लॉग ये होगा। तो
तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 है, ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 4। 16 इंटू 10 की पावर 4/4 कट गया, तो ये क्या होगा 4 इंटू 10 की पावर 4। अब वैल्यू पुटअप करनी और कुछ नहीं है। अब ई सेल इजिकल टू 1.05 वोल्ट, ये क्या है, इस सेल का निकिल सिल्वर इलेक्ट्रोड था ये, इसका मानक विद्युत वाहक बल -0.0591/2 log क्या है 4 × 10 की पावर 4। अब आपको log का नियम पता होगा, log करते हैं तो गुना करने वाली संख्या क्या होती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और घातांक पद है वो log के आगे आ जाता है। तो ये सेल किसके इक्वल आ जाएगा 1.05 -0.0591/2 log, ये क्या हो जाएगा 4 गुना, ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, log 10 की पावर 4, तो घातांक पद क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो समीकरण क्या बन जाएगी, यहां से शुरू किया था, आपने नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे लिखेंगे। अब क्या होगा ई सेल इजिकल टू 1.05 -0.0591/2 log 4। log 4 क्या होता है, log 4 इजिकल टू क्या होता है log 2 की स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 log, इसे लिखना चाहो तो लिख दो log 2 की स्क्वायर प्लस में 4 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी है 4 होती है। अब आगे और करेंगे, अपने बढ़ाते जाएंगे, स्टेप वाइज समझ रहे हैं, आपको इतने स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अपने स्टेप वाइज लिख रहे हैं। ई सेल इजिकल टू 1.05 -0.0591/2, ये क्या आ जाएगा 2 log 2 प्लस में 4, चूंकि log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, समीकरण क्या हो जाएगी ई सेल इजिकल टू 1.05 -0.0591/2, log 2 की वैल्यू कितनी है 2 × 0.3010 प्लस में 4। आगे अपने और बढ़ेंगे, बढ़ते जाना है और कुछ नहीं है, तो ये कितना हो गया 2 से गुणा किया 60-20 हो गया 0.6020, 4 जोड़ दिया, तो ई सेल इजिकल टू 1.05 -0.0591/2 इंटू ये क्या आ जाएगा 4 देखो 4 प्लस है, पहले इनका गुना करोगे तो ये क्या बन जाएगा 0.6020, 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4.6020। अब पहले इसे काट देना, गुना भाग करना, जो आंसर आएगा वही क्या होगा इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा। इतना टॉपिक होने के बाद अब अपने नया टॉपिक आता है कि कोई भी सेल है, सेल से संबंधित सारे सवाल हो गए। अब अपने टॉपिक आएगा चालकता, चालकत्व, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता। उससे पहले आपको पता है चालक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, अपने पढ़ते हैं नॉर्मली, एक तो विद्युत अपघटनी चालक, एक धात्विक चालक, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले ये न्यूमेरिकल कर लो, एक न्यूमेरिकल और है, आप कोशिश करना उसमें डेल्टा जी का मान और केसी का मान करना पूछ रखा है, अगर आप कहो तो मैं करवा ही देता हूँ। चलो एक टॉपिक और है, एक सेल अभिक्रिया है जो बुक में दे रखी है, वो अभिक्रिया है 2Fe3 पॉजिटिव प्लस में 2 आयोडाइड इजिकल टू 2Fe2 पॉजिटिव प्लस में I2। ये सेल अभिक्रिया दे रखी है, कोई मतलब नहीं। इस सेल अभिक्रिया के इसलिए सेल का मानक विद्युत वाहक बल दे रखा है 0.236 वोल्ट, ये आपको दे रखा है। और पूछ क्या रखा है इसमें, इस अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान क्या होगा तथा इसके लिए साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होगा। समीकरण आपको दे रखी है, अब इसका आंसर लिखना है। मैं समीकरण वापस ऊपर लिखता हूं,
ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसमें आपको करना क्या है, इसका पहले मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। डेल्टा जी नोट इजिकल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट। इस अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो दो आयोडाइड I2 में चेंज हो रहे हैं। आयोडीन का ऑक्सीकरण कितना है, 0। एक आयोडाइड आयन का ऑक्सीकरण -1 है। 2 का कितना हो गया, -2। -2 से 0 हुआ तो कितना हुआ, -2 से 0, 2 बढ़ गया, 3 दूनी 6, प्लस के 6 से प्लस का 4 हुआ, 2 क्या हो गया, कम हो गया, वहाँ पे 2 बढ़ गया, मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है। अब फैराडे होता है। ई नोट आपको मानक विद्युत वाहक बल दे रखा है, इससे क्या निकाल लोगे, डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2, मैं यहाँ पे 96,500 लिख रहा हूँ, हो सकता है एनसीईआरटी इसे 96,487 माने, मोटा मोटी बात वही रहती है। और इसका मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है, 0.236। इससे उत्तर आएगा वो आपके मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। अब ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल होगा, निकाल के देख लेना। क्योंकि विद्युत वाहक बल क्या है, ये क्या है, वोल्ट है, वैसे डायरेक्ट निकाल लो। ये क्या है, 96,500 कुलाम वोल्ट। कुलाम वोल्ट को क्या बोलते हैं, जूल। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, फैराडे, एक फैराडे का मान क्या होता है, 96,500 कुलाम। और मानक विद्युत वाहक बल का मान किस में, वोल्ट में। वोल्ट इंटू कुलाम क्या होता है, जूल होता है। अब इससे आपको क्या पूछा गया, साम्य अवस्था स्थिरांक। साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक की बात करें, इसको किससे दर्शाते हैं, केसी से, ये ज्ञात करना है आपको। आपको पता है गिब्स मुक्त ऊर्जा में समीकरण क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस में आर टी नेचुरल लॉग के सी। यहां तक हो गया। अब मैंने एक बात और बोली थी आपको कि साम्य अवस्था पर डेल्टा जी का मान क्या होता है, 0 होता है। मैं डायरेक्ट फार्मूला बाद में पुटअप करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के, तो आपके क्लियर नहीं होता। ये समीकरण बता रहा हूं, साम्य अवस्था पर क्या होता है, डेल्टा जी का मान क्या होता है, 0। ये 0 हो गया तो ये 0 किसकी इक्वल होगा, डेल्टा जी नोट प्लस में आर टी नेचुरल लॉग के सी, या डेल्टा जी नोट इजिकल टू क्या होगा, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी, या डेल्टा जी नोट इजिकल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। गौर करना, आपको पता है नेचुरल लॉग किसके बराबर होता है, 2.303 लॉग आधार 10। फिजिक्स में इसे लॉग ई बोलते हैं, केमिस्ट्री में ये लॉग आधार 10 है। फिजिक्स का वाला लॉग ई यहाँ पे नेचुरल लॉग है, तो लॉग ई है ना, फिजिक्स में आप लॉग ई पढ़ते हो, ये लॉग ई है। और फिजिक्स में इसे क्या मानते हो आप, लॉग ई मानते हो, और ये केमिस्ट्री में क्या माना जाता है, लॉग आधार 10। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। अब आपको ज्ञात क्या करना है, कैसे ज्ञात करना है, ये लॉग कैसे छोड़ दो, इस पद को यहाँ पे तिरछा गुणा कर दो, वजन गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नोट अपॉन क्या आएगा, ये साइन चेंज कर दो, ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2.303 आर टी इजिकल टू लॉग के सी। अब इसकी वैल्यू आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। पहले क्या आएगा, डेल्टा जी नोट आएगा, उसकी वैल्यू आएगी माइनस में, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सेल स्वतः परावर्तित प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक। और गैल्वेनिक सेल में होने वाली सभी अभिक्रियाएं स्वतः परावर्तित होती है, मतलब इसका मान तो ऋणात्मक आएगा। मान लो आपका, इसका मैंने माना है, इसका मान कितना है, -6। सपोज कर लो कितना आया, -6, किसका मान, डेल्टा जी नोट का। तो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण बनेगी, वो यहाँ पर देखो क्या बनेगी समीकरण, माइनस इंटू -x अपॉन 2.303, आर की वैल्यू कितनी है,
8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। तापमान कितना है? 298 केल्विन। ये किसके बराबर आ गया? लॉग केसी के। अब मेरे को पता नहीं उत्तर कितना आएगा इसका। उत्तर मेरे को पता होता तो मैं आपको फिर गुणा भाग करके बताता। ये गुणा भाग आपको करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसके आगे आपको सोल्व करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लो आपका उत्तर आ गया, ये माइनस माइनस क्या जो प्लस 10.312। किसका मान? लॉग केस। देखो लॉग केसी है ना, लॉग केसी से आपको निकालना क्या है पहले तो ये देखो। इसका उत्तर कितना आ गया? 10.312 इजिकल टू लॉग केसी। सपोज कर लो, मैंने आपको पहले बोल दिया है, इसे मिटा रहा हूं एक बार। सपोज कर लो ये आ गया। अब आपको करना क्या होता है? कैसे निकालना है? तो कैसे किसके बराबर आएगा? लॉग आ जाएगा 1/log। 1/log को हम क्या बोलते हैं? एंटी लॉग। एंटी लॉग 10.312। और आपको मैंने बताया था एंटी लॉग में दशमलव से पहले संख्या होगी वो क्या आएगी? पावर में। तो केसी का मान किसके बराबर आएगा? 10 की पावर 10 तो आएगा। 0.312 का मान ये टेबल में देखना होता है। अब टेबल में देखने के लिए मैं पहले से आपको कुछ मैटर भेजूंगा, उसके बाद या आपकी एनसीईआरटी बुक में पीछे दे रखा है 0.31 का मान कहाँ तक देखना होता है? 2 तक। ये रूल आपके मैथ में आते हैं, हम आपको सिखाएंगे। परंतु ये यहाँ तक आप करते हो तो ये तो आइडिया लग गया कि उत्तर किस में आएगा? 10 की पावर 10 में आएगा। ये हो गया आपके आपके नैनसेल समीकरण, साम्यावस्था स्थिरांक, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित पाठ्यनीति प्रश्नों के उत्तर। अब आगे अपने बुक के पीछे जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो भी एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले अपने आज पढ़ते हैं चालकता। चालकता की बात करें, चालकता पदार्थों में चालकता के 2 प्रकार से अपने से अध्ययन करेंगे। एक तो विद्युत अपकटनीय चालकता और एक इलेक्ट्रॉनिक चालकता। आप जानते हो अपने घरों में ये तार वगैरह लगे हुए, वायरिंग लगी हुई है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। और कोई विद्युत अपकट्टे का जलीय विलयन लेते हो उसमें करंट आता है, वो किसके कारण आता है? आयनों के प्रवाह के द्वारा। तो इसके आधार पर चालक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक चालक, एक विद्युत अपकटनीय चालक। इसका अध्ययन इसके बाद करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल तक अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ा था वो नैनसेट समीकरण थी। अब उसके आगे नेक्स्ट आता है नैनसेट समीकरण। आने के बाद हमें एक टॉपिक का और ज्ञान होना चाहिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्यावस्था स्थिरांक। साम्यावस्था स्थिरांक व गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी। अब देखो कोई भी सेल में, कोई भी गैल्वेनिक सेल होती है उसमें सेल अभिक्रिया होती है, तो समय के साथ साथ क्या होता है उसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। अब पहले कक्षा 11 में आपने पढ़ा है गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी। उष्मागतिकी में पढ़ा था कि कोई भी परक्रम स्वतः परावर्तित है या नहीं, तो स्वतः परावर्तित परक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? नेगेटिव। दूसरी बात आती है विद्युत कार्य। इनका हमें नॉलेज होना जरूरी है। विद्युत कार्य किसके बराबर होता है? आवेश गुना विभवांतर ले लें या विद्युत वाहक बल। विद्युत कार्य होता है NFE। आवेश हो गया, कोई विद्युत परिपथ में मान लो NF आवेश, N फैराडे आवेश प्रवाहित हो रहा है और उसका विद्युत वाहक बल कितना है? E है। तो विद्युत कार्य क्या होगा? NFE। परंतु मैंने आपको बताया था कोई भी विद्युत परिपथ होता है उसमें किया गया विद्युत कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ये अपने टॉपिक पढ़ेंगे। तो कोई भी विद्युत परिपथ होगा उसमें किया गया विद्युत कार्य है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में
किया गया कार्य किसके बराबर होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। अर्थात माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई या डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ई क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। एफ क्या है? एन एफ क्या है? उस विद्युत पथ में प्रवाहित किए गए फैराडे या आवेश। अब अपने बात करते हैं, अपने डेनियल सेल की बात करते हैं। डेनियल सेल में सेल अभिक्रिया क्या होती है? जिंक इलेक्ट्रोड किससे क्रिया करता है? कॉपर आयन से क्रिया करके क्या बना लेता है? जिंक आयन प्लस में कॉपर। मैं आपको आउटर डायग्राम बना के बताता हूं। ये जिंक इलेक्ट्रोड को आपने किस में डुबाया था? जिंक सल्फेट में। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक। उधर कॉपर इलेक्ट्रोड को किस में डुबाया था? कॉपर सल्फेट में। और इसे आपस में किससे जोड़ दिया था आपने? लवण सेतु से। तो क्या हुआ था सेल अभिक्रिया में? ये जिंक घुलकर क्या बनाया था? जिंक आयन। तो इसकी सांद्रता क्या होती गई? बढ़ती गई। और इस विलयन में जो कॉपर आयन थे उन्होंने जो जिंक पर इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे, जिंक पर इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे, जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाता है? जिंक आयन। वो इलेक्ट्रॉन जोड़े जोड़े कहाँ गए? कैथोड पर। उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन क्या करते? कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन देके इसे किस में अपचित कर देते? कॉपर में। तो यही तरह जिंक घुलकर क्या बनाया? जिंक आयन विलयन में आ गया और कॉपर आयन जो विलयन में था वो जिंक इलेक्ट्रॉन पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेता है? कॉपर। अब नैनसेट समीकरण के अनुसार इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? ई डेनियल इज इक्वल टू ई नॉट डेनियल। डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल -0.0591 बटा 2। 2 यहाँ पे क्या है? स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन। लॉग मैंने बताया था उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा में क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान, परंतु ये ठोस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगी समीकरण? कॉपर का सक्रिय द्रव्यमान इंटू जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान बटा में जिंक का सक्रिय द्रव्यमान इंटू में कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान। परंतु आपको पता है जिंक और कॉपर का सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है? इकाई होता है, क्योंकि कोई पदार्थ का शुद्ध अवस्था में सांद्रता कितनी होती है? सदैव 1 मोल प्रति लीटर। इसका मतलब इन दोनों का मान तो इकाई है, लेकिन ये जरूरत ही नहीं है। ये नैनसेट समीकरण से पहले आ चुका है। अब डेनियल सेल में सेल अभिक्रिया होगी तो समय के साथ साथ जिंक आयन की सांद्रता क्या होगी? जिंक घुलकर क्या बना रहा है? जिंक आयन। इसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और कॉपर आयन की सांद्रता घटती जाएगी। तो ये पद बढ़ता जाएगा। ये पद बढ़ेगा तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल घटेगा, क्योंकि ये माइनस में यहाँ पे देखो अंश बढ़ रहा है, हर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये पूरा मान बढ़ेगा तो इससे घटाओगे इसको तो इसका मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अर्थात डेनियल सेल में सेल अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो धीरे धीरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? कम होता जाता है। जब डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 0 हो जाता है उस कंडीशन में साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। अब अपने क्या लिखेंगे? जब डेनियल सेल में क्या होती है? सेल अभिक्रिया होती है तो क्या होगा? जिंक आयन की सांद्रता बढ़ेगी और कॉपर आयन की सांद्रता घटेगी, क्योंकि जिंक तो आयन बन रहा है और कॉपर आयन क्या हो रहा है? घट रहा है। कॉपर आयन किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर में। तो जिंक आयन की सांद्रता बढ़ती है व कॉपर आयन की सांद्रता घटती है। और जब सेल का विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये पद देखो जिंक आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो ये 0.0591/2 लॉग जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान बटा में कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान, ये पद बढ़ेगा। और ये घटक किससे रहा है? डेनियल सेल के मानक विद्युत वाहक बल से। इसका मान कितना है? 1.10 वोल्ट।
तो ये बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे से कम होता जाएगा। जब डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वो कंडीशन क्या होगी, साम्य अवस्था की स्थिति होगी। क्या होता है, शून्य हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, साम्य अवस्था की स्थिति कहते हैं। और साम्य अवस्था पर मैं आपको पहले भी अपनी कक्षा 11 में पढ़ा है, साम्य अवस्था पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, स्वतः परावर्तित प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है, अस्वतः परावर्तित प्रक्रम के लिए पॉजिटिव होता है, और साम्य अवस्था पर डेल्टा जी का मान शून्य होता है। और ये बात मैं बता चुका हूं कि गैल्वेनिक सेल में होने वाली सारी सेल अभिक्रिया स्वतः परावर्तित होती है, अर्थात इसमें डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। या साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी तो शून्य हो जाएगा। अब अपने को पता है गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण से किस पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, साम्य अवस्था पर। डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा जी नोट आर प्लस में आर टी नेचुरल लॉग के सी। उससे पहले मैंने आपको यहां पे कराया था क्यू सी अभिक्रिया भागफल, और यहां पे के सी है साम्य अवस्था स्थिरांक। जब सेल डैनियल सेल में सेल अभिक्रिया होती है उसमें साम्य अवस्था आ जाती है, और साम्य अवस्था पर उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा में क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान, मतलब उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता क्या होती है, साम्य अवस्था होती है। कैसी यहाँ पे क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक है। यहाँ पे केसी इजिकल टू क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक। टॉपिक में ये लिखा हुआ है साम्य अवस्था स्थिरांक व गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। और साम्य अवस्था पर डेल्टा जी का मान कितना होता है, शून्य होता है। इसे समीकरण नंबर 1 मान के रखो। यहाँ पर डेल्टा जी शून्य है तो क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, डैनियल सेल की सेल अभिक्रिया आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझने के लिए मैंने बताया, ये दिमाग में रहनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब आगे देखो, तो डेल्टा जी का मान शून्य होता है तो डेल्टा जी नोट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी, या डेल्टा जी, चूंकि डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई नोट। ई नोट क्या है, मानक विद्युत वाहक बल, माइनस एन एफ ई नोट इजिकल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी। माइनस से माइनस काट दो, एन एफ को नीचे ले जाओ तो ई नोट इक्वल क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग के सी। ई नोट का मान वैसे यहां से भी निकाल सकते हो यदि आपको साम्य अवस्था स्थिरांक दिया हुआ है, ताप दिया मिलता है, आर गैस नियतांक होता है, एफ क्या होता है फेराडे। या इस समीकरण में देखो आपको नेचुरल लॉग कैसे निकालना है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, नेचुरल लॉग कैसे किसके बराबर आएगा, आर टी क्या आ जाएगा इसके नीचे, एन एफ ई नोट अपॉन आर टी। अब नेचुरल लॉग कैसी आ गया, इससे कैसे निकालेंगे, क्योंकि 298 केल्विन ताप पर अपने आप को पता है F अपॉन आर टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0591 होती है। आपने पहले भी किया था, सॉरी यहाँ पे एक और लेना पड़ेगा ना, ये लॉग कैसे लेना पड़ेगा, एक सेकेंड सॉरी बेटा,
यहाँ पे समीकरण देखो, नेचुरल लॉग केसी किसके बराबर होता है? 2.303 लॉग केसी बराबर क्या आ जाएगा? NFE नोट अपॉन RT। अब आपको ये पता है, केसी यहाँ पे रख दो, लॉग केसी किसके बराबर आ गया? 2.303 ऊपर चला गया, 2.303 NFE नोट अपॉन RT। इससे आप क्या निकाल सकते हो? केसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लॉग मिल गया आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? केसी की। तो केसी किसके बराबर आएगा? केसी किसके बराबर आएगा? ये एक लॉग इधर है, आगे जाके क्या हो जाएगा? 1 बटा लॉग। 1 बटा लॉग को क्या बोलते हैं? एंटी लॉग बोलते हैं, एंटी लॉग। और चूंकि यहां पे मैंने पहले बताया था 2.303 F अपॉन RT इजिकल टू कितना होता है? 0.0591। यदि R बराबर क्या हो? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T बराबर कितना हो? 298 केल्विन। F बराबर 96,487 कूलम। अब यहां पर इसका जब गुणा भाग करोगे, मेरे को पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं, तो N क्या होता है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। और डेनियल सेल में N की वैल्यू कितनी होती है? 2। डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.10 वोल्ट। परंतु सिंपल तरीके से लिखेंगे तो ये क्या होगा? एंटी लॉग 0.0591 NE नोट। वो तो सर आ ही गया आपके। R आपको पता है, T आपको पता है। इस समीकरण की सहायता से आप क्या निकालोगे? केसी निकालोगे। अब एंटी लॉग किस तरीके से निकालते हैं, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। इस समीकरण से आप क्या निकाल सकते हो? साम्यावस्था स्थिरांक। आपको डेल्टा G नोट निकालना है, तो ये समीकरण है, जब केसी का मान दिया मिलेगा आपको। एक आपको बताया गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है? डेल्टा G इजिकल टू NF। नोट है तो E नोट आ जाएगा, और यदि नोट नहीं है, डेल्टा G है तो NF E आ जाएगा। इस समीकरण की सहायता से अपने क्या निकाल लेंगे? साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि आप एंटी लॉग कैसे निकालोगे। किताब में देखो, ये जो रिएक्शन दे रखी है, एनसीईआरटी बुक को आपको फॉलो करना है। वहाँ पे ई नोट की जगह लिख रखा है 1.1 वोल्ट। वो किसके लिए? डेनियल सेल के लिए। एन की जगह क्या लिख रखा है? 2 लिख रखा है, क्योंकि उस अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं। परंतु अपने को कौन सी अभिक्रिया देगा कोई पता नहीं, उसके हिसाब से आपको ये आंसर देने हैं। अब इस टॉपिक को करने के बाद इससे संबंधित न्यूमेरिकल और एक चीज और बता दूं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं बताओ मेरे को। लॉग बेस 10, केमिस्ट्री में लॉग बेस 10 को लॉग लिखते हैं। लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है? लॉग 100 क्या होता है? लॉग 100 होता है, लॉग 100 का मतलब है लॉग 10 की पावर 2। और आपको पता है लॉग 10 की पावर 2 का मतलब जो घातांक पद होता है वो आगे आ जाता है, तो क्या बन जाता है? 2 log 10। घातांक पद कितने? 2 आगे आ गया। लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 की स्क्वायर बराबर 2 log 10 का मतलब 1। log 10 की स्क्वायर का मतलब है 2, मतलब log 100 का मान 2 होता है। ये चीज आप जानते हो। आप अब इसमें देखो, अगर आपसे पूछ ले कि अब यहां पर मेन बात आता है 10 की पावर 2 किसके बराबर होगा? log का तिरछा गुना किया तो क्या बन गया? 1 बटा log, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटी लॉग। उसे हम क्या बोलते हैं? यहां तक क्लियर है? ये तो पता है log 100 का मान कितना होता है? 2 होता है। अब तिरछा गुना करो तो 10 की स्क्वायर 2 बराबर 1 बटा log हम क्या बोलेंगे? एंटी लॉग 2। एंटी लॉग 2 की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 2 है। ये एक रूल होता है। तो आपको बता दूं, किसी भी संख्या का आपको एंटी लॉग निकालना, मान लो 22.314 का एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग 22.314, इसका उत्तर जो पॉइंट दशमलव से पहले संख्या है वो घातांक पद में आएगी। 22 है ना, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 10 की पावर 22 में तो आ ही आएगा।
अब अपने को एंटी लॉग किसका निकालना है, 0.314 का। इसके लिए टेबल निकाली जाएगी, वो हम आपको सिखाएंगे अलग से। लॉग एंटी लॉग की कुछ रूल्स हैं जो मैथ में आते हैं कक्षा 11 में, मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। सीधी बात है, जैसे इसका आंसर है मान लो 10 की पावर 11 है, सॉरी आंसर इसका मान निकालोगे तो इसका मान लो ये आ गया 37.198 आ गया KC बराबर। एंटी लॉग इसका मान KC का मान है निकालना है, तो एंटी लॉग आपको ऐसे निकालना है 1.98 सॉरी 37.198 ये है। तो इसका आंसर ये तो कन्फर्म है 10 की पावर 37 आएगा। एंटी लॉग 37 का मान कितना होता है, 10 की पावर 37 होता है, निकाल के देख लो। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, इस तरीके को बेस में दिमाग में रखो तो आप अपने आप निकाल सकते हो। अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो अब थोड़ा समय नहीं है, इसके बाद अब न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे पहले ये लॉग एंटी लॉग करा दूंगा। ठीक है, ओके।